कल्पना कीजिए आप इतने बड़े सुपरस्टार हों कि आपकी एक मुस्कान पर सिनेमा हॉल हिल जाए। आपकी एक झलक पाने के लिए हजारों लड़कियां घंटों इंतजार करें। आपकी कार को लड़कियां चूम चूम कर लाल कर दें और फिर एक दिन ऐसा आए कि वही सुपरस्टार अकेला पड़ जाए, फिल्में फ्लॉप होने लगें, दोस्त दूर हो जाएं और जिस सिंहासन पर वो बैठा था उस पर कोई दूसरा कब्जा कर ले। आज की कहानी सिर्फ राजेश खन्ना की नहीं है, ये कहानी है भारतीय सिनेमा के सबसे चमकदार सूरज के ढलने की। ये कहानी है उस इंसान की जिसे दुनिया ने काका कहा और जिसके लिए पूरा देश एक नारा लगाता था, ऊपर आका नीचे काका। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऊपर आका नीचे काका का नारा धीरे धीरे इतिहास बन गया? और क्या सचमुच धर्मेंद्र और मोहम्मद रफी ने सबसे पहले राजेश खन्ना के साम्राज्य में सेंध लगाई थी, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी थी? वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इस कहानी का आखिरी अध्याय आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। जब एक इंसान नहीं, एक जुनून पैदा हुआ। भारत ने बड़े बड़े सितारे देखे थे, लेकिन जो दीवानगी राजेश खन्ना के लिए थी वो दीवानगी नहीं, एक तरह का सामूहिक उन्माद था। लड़कियां उनके नाम खून से खत लिखती थीं, उनकी तस्वीरों से बातें करती थीं और कहा जाता है कि जब उनकी सफेद कार कहीं खड़ी होती थी तो उसे चूम चूम कर लाल कर दिया जाता था। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज करोड़ों फॉलोअर्स मिल जाते हैं, लेकिन उस दौर में बिना इंटरनेट, बिना इंस्टाग्राम, बिना यूट्यूब पूरे देश को अपने पीछे दीवाना बना देना ये कोई साधारण बात नहीं थी। तभी तो पूरा देश कहता था ऊपर आका नीचे काका, और ये कोई मजाक नहीं था, ये उस दौर की जनता का फैसला था। एक ऐसा फैसला जिसने राजेश खन्ना को भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार बना दिया। लेकिन हर साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? उसका दुश्मन नहीं, उसका अहंकार। और शायद यहीं से कहानी करवट लेने वाली थी। आराधना, जिसने इतिहास बदल दिया। साल था 1969, एक फिल्म आई, नाम था आराधना, और इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं हिलाया, इसने हिंदी सिनेमा का पूरा नक्शा बदल दिया। राजेश खन्ना स्क्रीन पर थे और उनकी आवाज बनकर उभरे किशोर कुमार। जब मेरे सपनों की रानी गूंजा तो पूरे देश में मानो तूफान आ गया। प्रोड्यूसर्स की लाइनें लग गईं, डायरेक्टर्स की लाइनें लग गईं। हर कोई एक ही चीज चाहता था, हीरो राजेश खन्ना और आवाज किशोर कुमार। इसके बाद बंधन, कटी पतंग, आन मिलो सजना, सच्चा झूठा, आनंद, अमर प्रेम, एक के बाद एक सफलताएं। ऐसा लगने लगा था जैसे इस जोड़ी को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो अभी मंच पर नहीं आया होता और वही आगे चलकर पूरी कहानी बदल देता है। आनंद और धर्मेंद्र के दिल में रह गया एक जख्म। बहुत कम लोग जानते हैं कि आनंद पहले राजेश खन्ना को नहीं बल्कि धर्मेंद्र को मिलने वाली थी। कहा जाता है कि एक फ्लाइट में ऋषिकेश मुखर्जी ने यह कहानी धर्मेंद्र को सुनाई थी। धर्मेंद्र उत्साहित थे, लेकिन जब फिल्म बनने लगी तो हीरो बदल चुका था। अब उस किरदार में थे राजेश खन्ना। कहा जाता है कि धर्मेंद्र बेहद नाराज हुए। उन्होंने पूरी रात फोन कर करके अपना गुस्सा जताया। सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं था, सवाल था उस अवसर का जो शायद किसी अभिनेता के जीवन में एक बार आता है। बाद में मामला शांत हो गया। धर्मेंद्र ने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ गुड्डी और चुपके चुपके जैसी शानदार फिल्में भी की, लेकिन कहा जाता है कि आनंद की कसक उनके मन में बहुत लंबे समय तक रही। और अब कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं रह गई थी, अब ये कहानी बनने वाली थी दो सितारों की टक्कर की। जब सिंहासन पहली बार हिला, उधर राजेश खन्ना और किशोर कुमार का दौर चल रहा था, इधर एक और महान आवाज धीरे धीरे किनारे की जा रही थी। वो आवाज थी मोहम्मद रफी। कई संगीतकारों को लगने लगा था कि रफी साहब का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन जनता ने ऐसा फैसला नहीं किया था। जनता अभी भी उन्हें सुनना चाहती थी और एक व्यक्ति था जो ये बात समझ रहा था। वो थे लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने रफी साहब से लगातार सैकड़ों गीत गवाए, मानो वे सही समय का इंतजार कर रहे थे। और फिर वो समय आ गया, 1973, वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर राजेश खन्ना के साम्राज्य के पतन की शुरुआत का कोई साल चुनना हो
तो वो साल था 1973। उसी समय धर्मेंद्र की लगातार फिल्में सफल हो रही थीं। लोफर, ब्लैकमेल, जुगनू, यादों की बारात, झील के उस पार, एक के बाद एक हिट। और सबसे दिलचस्प बात, इन फिल्मों में दर्शक रफी साहब और किशोर कुमार दोनों को सुन रहे थे, जबकि राजेश खन्ना अब भी लगभग उसी छवि में दिखाई दे रहे थे जिससे दर्शक वर्षों से परिचित थे। समस्या यही थी, दर्शक बदल रहे थे लेकिन काका नहीं बदल रहे थे, और सिनेमा हमेशा नएपन को इनाम देता है। जब पहली बार लोगों को लगा काका भी हार सकते हैं, किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी के नाम पर टिकट खिड़कियों पर दंगे जैसे हालात बन जाते थे, जिसकी एक मुस्कान पर लड़कियां बेहोश हो जाती थीं, जिसके लिए पूरा देश ऊपर आका नीचे काका के नारे लगाता था, उसी आदमी की फिल्में एक दिन लगातार फ्लॉप होने लगेंगी। लेकिन समय अपना काम कर रहा था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे दर्शकों का स्वाद बदल रहा था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि राजेश खन्ना को इसका एहसास ही नहीं हो रहा था। उनकी फिल्म दिन दौलत दुनिया बुरी तरह असफल हुई। हालांकि उसके बाद बावर्ची आई और उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि काका में अभी भी जादू बाकी है। लेकिन यह सिर्फ एक वापसी थी, पुराना साम्राज्य वापस नहीं आया था। ये फर्क बहुत कम लोग समझ पा रहे थे। दर्शक अब वही पुरानी अदाएं, वही गर्दन झुकाकर मुस्कुराना, वही मैनरिज्म बार बार देख चुके थे जो कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब वही धीरे धीरे उनकी कमजोरी बनने लगी। और फिर एक के बाद एक झटके, मेरे जीवन साथी, शहजादा, जोरू का गुलाम, इन फिल्मों ने वो कमाल नहीं किया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। पहली बार लोगों के मन में एक खतरनाक सवाल पैदा हुआ, क्या काका का दौर खत्म हो रहा है? वो गीत जिसने हवा का रुख बदल दिया। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। उधर राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी वर्षों से राज कर रही थी, इधर धर्मेंद्र और मोहम्मद रफी की जोड़ी धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। और फिर एक गीत आया, एक ऐसा गीत जिसने मानो समय की दिशा बदल दी। आज मौसम बड़ा बेईमान है। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक घोषणा थी, एक वापसी की घोषणा। मोहम्मद रफी की आवाज, धर्मेंद्र का व्यक्तित्व और दर्शकों का प्यार, तीनों ने मिलकर ऐसा जादू किया कि पूरा देश झूम उठा। वो दौर जब लोगों को लगने लगा था कि रफी साहब पीछे छूट गए हैं, अचानक बदलने लगा। लोगों को फिर याद आया कि इस आवाज में अभी भी वही जादू है, वही दर्द है, वही आत्मा है जिसे वे कभी भूल ही नहीं पाए थे। और दूसरी तरफ काका का सिंहासन अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। असली समस्या धर्मेंद्र नहीं थे। यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझने वाली है। अक्सर लोग सोचते हैं कि राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने पीछे छोड़ा, लेकिन पूरी सच्चाई शायद इससे कहीं ज्यादा गहरी है। राजेश खन्ना को किसी एक अभिनेता ने नहीं हराया, उन्हें हराया समय ने, उन्हें हराया बदलती हुई जनता ने, उन्हें हराया नएपन की भूख ने। धर्मेंद्र नई तरह की फिल्में कर रहे थे, नए किरदार निभा रहे थे, नई ऊर्जा लेकर आ रहे थे, जबकि राजेश खन्ना अब भी उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस रास्ते ने उन्हें सुपरस्टार बनाया था। समस्या ये थी कि वही रास्ता अब उन्हें नीचे भी ले जा रहा था। और फिर किस्मत ने एक ऐसा कार्ड खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमिताभ बच्चन, वो तूफान जिसने सब कुछ बदल दिया। जब राजेश खन्ना और धर्मेंद्र की चर्चा चल रही थी, उसी समय एक लंबा दुबला पतला लड़का चुपचाप अपना रास्ता बना रहा था। शुरुआत में किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर जंजीर आई और उसके साथ आया एक नया हीरो, एक नया गुस्सा, एक नई भाषा, एक नई बॉडी लैंग्वेज। उसका नाम था अमिताभ बच्चन। भारत बदल रहा था, देश का युवा बदल रहा था, और अब उसे रोमांटिक मुस्कान से ज्यादा एक गुस्सैल चेहरा पसंद आने लगा था। जिस दौर में राजेश खन्ना प्रेम के प्रतीक थे, अमिताभ बच्चन विद्रोह के प्रतीक बन गए, और यहीं से सिनेमा का पूरा युग बदल गया। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, राजेश खन्ना हार गए, उनका साम्राज्य ढह गया, उनकी फिल्में पहले जैसी नहीं रहीं। नए सितारे आ गए, नए रिकॉर्ड बन गए, नई पीढ़ियां आ गईं। लेकिन इतने वर्षों बाद भी जब भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े स्टारडम की बात होती है, तो एक नाम आज भी सबसे पहले लिया जाता है, राजेश खन्ना। क्यों? क्योंकि सुपरहिट फिल्में बहुत लोगों ने दी, ब्लॉकबस्टर बहुत लोगों ने दी, लेकिन दीवानगी वो शायद सिर्फ एक आदमी के हिस्से में आई, वो आदमी जिसे दुनिया काका कहती थी। और शायद इसीलिए इतिहास आज भी कहता है,
ऊपर आका नीचे काका। अब हम आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहते हैं और इसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर देना है। अगर आपको सिर्फ स्टारडम चुनना हो, सिर्फ लोगों की दीवानगी, सिर्फ जनता का प्यार, तो आप किसे चुनेंगे? राजेश खन्ना, धर्मेंद्र या अमिताभ बच्चन? और दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि आने वाले 100 वर्षों में भी कोई अभिनेता राजेश खन्ना जैसी दीवानगी पैदा कर पाएगा? आपका जवाब क्या है? कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाइए।